So students, this is the new chapter that we are going to do, and it is Introduction to Graphs, chapter 15. In this chapter, a very simple introduction of how to prepare graph and what kind of graph will you learn in your coming years, that is all discussed. तो पहला टाइप का जो ग्राफ है वो है बार ग्राफ, जो आप सब अच्छे से जानते ही हैं। लोअर क्लासेस में काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बार ग्राफ बनाना भी सीख चुके हैं। बार ग्राफ में एक वैल्यू दी रहती है, जैसे सपोज इसमें मैथ्स के मार्क्स अन्नू करके एक स्टूडेंट है, उसके मैथ्स के मार्क्स दिए हुए हैं फर्स्ट टर्मिनल में, सेकंड टर्मिनल में और थर्ड टर्मिनल में। तो फर्स्ट टर्मिनल में उसके 25 मार्क्स आए थे, सेकंड में उसके 30 मार्क्स आए थे और थर्ड में उसके 45 मार्क्स आए थे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आप इजीली बार ग्राफ से शो कर सकते हैं। ये एक और तरह का बार ग्राफ है जिसमें एक ही क्वांटिटी के दो कंपैरिजन एक साथ हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंगो का ही की वैल्यू, मैंगो का सेल मंडे को कितना हुआ और ट्यूसडे को कितना हुआ, वो एक साथ शो किया गया है। वैसे ही एप्पल का सेल मंडे को कितना हुआ, ट्यूसडे को कितना हुआ, ये भी शो किया गया है। तो इस तरह से आप बार ग्राफ की हेल्प से किसी क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। हम चैप्टर 5 में पाई चार्ट्स के बारे में पढ़े। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप वैल्यूज़ को कंपेयर करके एक दूसरे के साथ बता सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि किसका पोर्शन ज़्यादा है। तो जिसका पोर्शन ज़्यादा हो तो वो इजी हो जाता है बताने के लिए कि ये चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है। जैसे यहाँ पे कौन से टीवी चैनल ज़्यादा लोगों ने देखे, तो आप देख सकते हैं कि 50% का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, 50% है एंटरटेनमेंट का। तो ये समझ में आता है कि एंटरटेनमेंट वाले चैनल्स सबसे ज़्यादा देखे गए। बाद में उससे उसके उससे कम एरिया स्पोर्ट्स का है, फिर न्यूज़ और फिर इंफॉर्मेशन का। तो एक कंपेरेटिव स्टडी हो जाती है आपकी, आपको पता चल जाता है कि ये ग्राफ क्या कहना चाहता है। एक हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम बार ग्राफ जैसा ही होता है, पर बार ग्राफ में एक्स एक्सिस में सिर्फ एक ही क्वांटिटी होती है। यहाँ पे आपको एक क्लास, एक ग्रुप लिया जाता है। 40 to 45 है, जैसे 45 to 50 है, 50 to 55, 55 to 60 और 60 to 65, जो कंटिन्यूस होता है। बीच में यहाँ गैप नहीं होता। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं मेंटेन किया गया। ये कंटिन्यूस ग्राफ्स होते हैं। बार ग्राफ जैसे ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन 40 to 45 है, सो पूरा 40 to 45 में पूरा कवर करेगा वो, इस तरह से। सो ये एक और तरीका है। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी शो किया जाता है। क्लास 9 में आप पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हिस्टोग्राम की जो सेंटर वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ की सेंटर पॉइंट्स, उन्हें जोड़कर एक इस तरह से एक ग्राफ बनाया जाता है जिसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहा जाता है। और एक होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एक ग्राफ कंटिन्यूसली एक वैल्यू में बढ़ते जाता है, राइज होते जाता है या फॉल होते जाता है। पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स पे मिलते हैं और इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये देखिए, जैसे ये जो आपका डेटा है 6 PM 10 PM 6 AM 10 AM 2 PM और 6 PM की 4 रीडिंग ली गई है। तो शाम के टाइम में ये चारों की रीडिंग कुछ इस तरह से आपको शो की गई है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप इस तरह से जोड़ दें, ये जो पॉइंट्स को प्लॉट किया हुआ, तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इस तरह के ग्राफ को लाइन ग्राफ कहा जाता है। पर
हमें जो क्वेश्चंस अब करने हैं 15.1 एक्सरसाइज में, वो इस तरह के कुछ ग्राफ ऑलरेडी आपको दिए हुए होंगे और उन ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको पूछे जाएंगे और उन सवालों का आपको जवाब देना है। जैसे कि ये एक ग्राफ है 15.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द फॉलोइंग ग्राफ shows the temperature of patient in a hospital recorded every hour। हर एक घंटे में एक पेशेंट का टेम्परेचर मेजर हो रहा है और उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम को एक्स एक्सिस में लिया गया है, टेम्परेचर को वाई एक्सिस में। सो 1 PM कहाँ है, ये रहा। सो 1 PM में उसका टेम्परेचर क्या था, ये जानने के लिए आपको यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जब आप लाइन को टच करेंगे इस तरह से, तो वहाँ से आपको वाई एक्सिस की तरफ चले जाना है। 36 और 37 के बीच में जो लाइन आई वो मिली, सो इट विल बी 36.5। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वॉज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5। तो अब टाइम पूछा है, जब टेम्परेचर दिया हो तो पहले आप टेम्परेचर एक्सिस पे चले जाइए। 38.5 यहाँ है, यहाँ से लाइन को आप मिलाइए, ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपको मिले। लेकिन ये प्रिसाइज है क्योंकि यहाँ का जो पॉइंट है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे नीचे ले लीजिए, 12 o'clock में जा रहा है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 12 नून, आपका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वेर दिस 2 times। कौन से टाइम पे टेम्परेचर, दो अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर सेम थे। आप देख सकते हैं ग्राफ में एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट हो रहा है, यानी कि वाई एक्सिस की रीडिंग स्ट्रेट मिल रही है। सो 1 बजे और 2 बजे के बीच में आपको जो टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। सो 1 और 2 के बीच में आपका जो टेम्परेचर होगा पेशेंट का वो सेम होगा। सो आप यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन 1 PM एंड 2 PM। डी, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30। तो 1 और 2 के बीच में 1:30, तो ये रीडिंग, ये टेम्परेचर को कहाँ टच कर रहा है, 36.5 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। वैसे आप देखो तो 3 जगह पे अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है, 9 से 10 और 10 से 11, फिर 2 से 3 में भी अपवर्ड ट्रेंड ही है। लेकिन 9 से 10 का जो ग्राफ है वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है और ये भी नहीं है, पर क्योंकि अपवर्ड है तो हमें लेना तो पड़ेगा ही। सो आप लिख सकते हैं बिटवीन 9 to 10, then 10 to 11, and then 2 to 3 PM the patient's temperature has shown upward trend। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ्स shows the yearly sales figures for manufacturing company
व्हाट वर द सेल्स ऑन 2002? देखिए बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए 2002 में कितना सेल था, तो वो वाई एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है। सो 4 करोड़ रुपीज़ का सेल था। सो 2002 में 4 करोड़ का। 2006 का पूछा है, ये रहा 2006। तो 2006 का सेल कितना था? 8 करोड़। 2006 में सेल था 8 करोड़। सेम उसी तरह से व्हाट वर द सेल्स एट 2003? तो ये रहा 2003। 2003 में 7 करोड़। और उसी तरह से 2005 ये रहा, जिसमें वैल्यू थी 10। तो आप लिखेंगे आंसर 10 करोड़। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। देखिए 2002 में 4 करोड़ था और 2006 में 8 करोड़। तो डिफरेंस कितना हुआ? 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, दैट इज इक्वल टू 4 करोड़। 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, दैट इज इक्वल टू 4 करोड़। क्वेश्चन नंबर डी, इन विच ईयर was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year? So greatest difference पूछा है, दो जगह पे हमें greatest लग रहा है। देखिए ये 4 से सीधा 7 में जा रहा है और ये 6 से 10 में जा रहा है। तो आप देख सकते हो 4 से 7 फिर भी कम हुआ 6 to 10, क्योंकि 6 to 10 के बीच का गैप हुआ 4 करोड़ का और ये डिफरेंस हुआ 3 करोड़ का। सो सबसे बड़ा गैप कहाँ आया? यहाँ से यहाँ के बीच में, मतलब 2004 से 2005 के बीच में। तो आपका लास्ट का आंसर आएगा बिटवीन ईयर 2004 टू 2005। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, 2 different plants A and B were grown under similar conditions in laboratory. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. जब स्टार्ट हुआ पहले वीक में, दूसरे वीक में और तीसरे वीक में, 3 वीक के हर एंड में हाइट मापी जा रही थी और उससे नोट डाउन किया गया और उससे ग्राफ बना। पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर सेकेंड वीक। सो सेकेंड वीक कहाँ है? ये रहा। सेकेंड वीक में देखिए दोनों की हाइट सेम है। सो आप पहले का आंसर लिखेंगे द हाइट ऑफ प्लांट ए एंड बी, या सॉरी, अच्छा सिर्फ प्लांट ए का पूछा है, सॉरी। सो आप लिखेंगे प्लांट ए की जो हाइट होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप आंसर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक में उसकी हाइट क्या हो गई प्लांट ए की? यहाँ से ऐसा पॉइंट जाएगा 9 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह से प्लांट बी का 2000 सेकेंड वीक और थर्ड वीक का पूछा है। सो जैसे हमने प्लांट ए का लिखा 7 और 9, वैसे ही प्लांट बी का भी 7 है, पर थर्ड वीक में प्लांट बी जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा हमें हमारे ग्राफ में दिखा रहा है। ठीक है, ये रहा एट द एंड ऑफ थर्ड वीक। सी हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक। तो थर्ड वीक में इनिशियल उसकी हाइट कितनी थी? 7, अब कितनी हो गई? 9। तो डिफरेंस कितना हुआ बेटा? 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। फिर पूछा है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। तो प्लांट बी का भी जब स्टार्टिंग सेकेंड वीक के एंड में उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर थी,
पर थर्ड वीक में उसकी हाइट 10 हो गई, तो 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हाइट प्लांट बी की इंक्रीज हुई। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट? प्लांट ए की ग्रोथ, देखिए ये एक स्लोप है, ये स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, फिर ये स्लोप कम है, तो फर्स्ट और सेकंड वीक के बीच में यानी कि सेकंड वीक में प्लांट ए का ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उसमें राइज हुआ है 1 सेंटीमीटर से सीधा 7 में यानी कि 6 सेंटीमीटर तक। उसी तरह से प्लांट बी का लीस्ट कब हुआ? तो फर्स्ट वीक में लीस्ट हुआ है ना, क्योंकि फर्स्ट वीक में प्लांट बी सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही राइज हो पाया। Were the two plants of the same height during any week shown here? Yes, सेकेंड वीक के एंड में दोनों की हाइट 7 सेंटीमीटर थी, तो सेकेंड वीक के एंड में दोनों की हाइट सेम थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का लाइन ग्राफ बनाना है। इसी तरह से कोई भी आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिए और 2003, 4, 5, 6 जो है वो एक्स एक्सिस में मेंशन होगा और वैल्यूज़ जो है वो वाई एक्सिस में। 8, 10, 5, 12 नहीं होते, वाई एक्सिस में आपको स्केल लेनी पड़ेगी। आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 या 12 ही है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डे का गैप लेकर आप प्लॉट कर दीजिए। वैसे मैंने प्लॉट किया हुआ है तो मैं आप लोगों को आंसर दिखाई देता हूँ। यस, ये है आपका आंसर नंबर क्वेश्चन 5 का फर्स्ट का आंसर। इसमें देखिए 2003, 4, 5 और 6 मेंशन किया गया है। यहाँ पे 0 है तो स्टार्टिंग में डॉटेड होगा, क्योंकि 0 से 2003 तक हम नहीं बना सकते, तो वहाँ पे जिगजैग बताना पड़ता है। फिर इसमें इसने क्या किया है कि हर 1 सेंटीमीटर में 2-2 का गैप लिया है, तो 2003 में 8, 2004 में 10, 2005 में 5 और 2006 में 12 की वैल्यू लेकर इस लाइन से ज्वाइन कर दिया है। उसी तरह से पॉइंट बी का भी ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का। ओके, इसमें एक साथ 2 वैल्यूज़ दी हैं, 2003, 4, 5, 6, 7 में आप अलग अलग लाइन को, एक को स्ट्रेट लाइन से और एक को डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग। तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी लाइन किसके लिए शो करनी है। ठीक है, एक लाइन उसने इस क्वेश्चन में मैन के लिए यूज़ की है और दूसरी लाइन उन्होंने वुमेन के लिए यूज़ की है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो अलग अलग लाइंस का हेल्प ले सकते हैं। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 के ए एंड बी, सॉरी। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन आप देख के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ना समझ में आए तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोस? इनमें से क्या ऐसा कोई ग्राफ है जो टाइम और टेम्परेचर शो कर सकता है? जी, ये ग्राफ टाइम एंड टेम्परेचर बिल्कुल शो कर सकता है। अगर आप किसी बॉडी को एक कांस्टेंट रेट पे हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट एक जैसी हीट कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली उसका टेम्परेचर राइज होगा टाइम के साथ, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंटली कूल कर रही है, ठीक है, तो एक ही समान रेट पे, कांस्टेंट रेट पे, तो टाइम के साथ वो आपको ऐसा ग्राफ देगा। हाँ, ये जो ग्राफ है थर्ड वाला, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि
सेम टाइम पे टेम्परेचर राइज कॉन्स्टेंटली होना ये इम्पॉसिबल बात है। टाइम कभी नहीं रुकता, टाइम बढ़ते ही जाता है। तो पर यहाँ पे जितनी भी रीडिंग ली है वो एक ही टाइम पे ली है, वो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, ये ग्राफ फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि अगर टाइम के बढ़ने के साथ साथ अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है किसी बॉडी का, एक ही समान टेम्परेचर, हर मिनट में आपने रीडिंग ली, उसमें मान लीजिए कि 20 डिग्री ही आई, तो इस तरह का ग्राफ आपको मिल सकता है। तो बेटा इस वीडियो के साथ कुछ एक्सरसाइज नंबर 15.1 कंप्लीट होता है। 15.2 के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। थैंक यू।